Good evening. We are here for Archana classes or judicial excellence. Our aim is to gain judicial excellence. Today we will continue with the lecture of acceptance in Indian context. Yesterday we had the detailed discussion on the term acceptance. Our faculty, Madam Jyoti, will continue further with this. Firstly, on certain case law, the details on this concept, because this concept is very vital and for the purpose of competitive exams. We have number of questions on this subject in the contact. I invite Madam Jyoti to continue with it. Hi everybody, good evening. कैसा चल रहा है? Hope you are fine. लास्ट क्लास हमारी एक्सेप्टेंस पे हो चुकी है जिस पे हमने ज़रूरत क्यों है एक्सेप्टेंस पढ़ने की हमें और क्या पेपर्स में आता है ये डिस्कस करा था. आज उसका थोड़ा सा और एक्सटेंशन है, हम वो देखेंगे. But we will not go in the technical part of acceptance where we talk about revocation and acceptance of through post, because it's very lengthy and technical. वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. सो थ्योरी पार्ट आज हम ये वाली चीज़ कवर करेंगे एक्सेप्टेंस में, जो हमारा कल चीज़ें रह गई थी लास्ट क्लास में. सो विल गो अहेड विद इट. ओके, हम लोग कम्युनिकेशन पे पढ़ रहे थे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, हाउ इट इज़ रेलिवेंट एंड क्यों ज़रूरी है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. किसी को याद है हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? एनी वन, एनी वॉलंटियर? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि सही इंसान को होना चाहिए, सही पते पे जाना चाहिए, और क्यों ज़रूरी है जिसने प्रपोज़ल दिया था उसी के पास जाए, उसी को कहा जाए एक्सेप्टेंस, उसी को दी जाए. ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. उसमें से एक कॉन्सेप्ट जो हमारा रह गया था वो ये था, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू अ रॉन्ग पर्सन. अगर ऑफरर ने एक ऑफ़र दिया है, प्रपोज़ल दिया है, बट सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट कर तो लिया है, बट उसे जब भेज रहा है बट पता ही गलत है उसका, तो ऐसे में हम वैलिड एक्सेप्टेंस मानेंगे कि नहीं? बिकॉज हालांकि उसकी गलती नहीं है सामने वाले की, ऑफरर की, बट पता गलत था. एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड. हमने एक बहुत असेंशियल पढ़ा था दैट एक्सेप्टेंस के लिए आपका कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेट टू whom? कम्युनिकेट टू ऑफरर, जिसने ऑफर दिया था. इसे कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. आपने हाँ कही है तो उसे बताना ज़रूरी है. अगर इन केस आपका ये प्रॉब्लम यूजली तब आती है जब आप लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. आपको एड्रेस आपने गलत डाल दिया है, आपने एरिया गलत डाल दिया है, ब्लॉक नंबर गलत डाल दिया है, रिटर्न हो गया है, बट उसे कम्युनिकेट तो नहीं हुआ ना. तो प्रपोज़र चाहे तो उसे मना कर सकता है और ये भी कह सकता है कि जी अब मैं इसे रिवोक कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. कोर्ट इसमें आके नहीं कहेगी कि इसमें इसकी गलती है. तो इसमें दो पॉइंट है. ऑफरर बिकम्स बाउंड. कैसे ऑफरर बाउंड होता है? ऑफरर कौन होता है? हु गिव्स ऑफर. यस, ऑफरर वो होता है. तो ऑफरर बाउंड कब होता है? जब आपका एक्सेप्टेंस उसे कम्युनिकेट हो जाता है तभी. बट इस केस के अंदर जहां पर ये ए है और ये बी है, इन्होंने इसको ऑफर दिया, ये गए पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस है आपका, पोस्ट ऑफिस में इन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाल दिया, जी हाँ जी मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट ये चला गया सी के पास. इसके हिसाब से तो ये कह रहा है कि मैंने तो कम्युनिकेट कर दिया, बट क्या ये बाउंड होगा?
क्यों फाउंड नहीं होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए। तो बेशक अगर ये इसके पास नहीं आया, ये रिटर्न भी हो गया, ठीक है। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड टू अ रॉन्ग एड्रेस और टू अ रॉन्ग पर्सन। या तो एड्रेस ही गलत है, ये क्या पता रामलाल की जगह आपने श्यामलाल लिख दिया, पर्सन ही अलग हो गया, तब भी दैट विल नॉट बाइंड द ऑफर। बाइंड ही नहीं होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस ही नहीं होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद कैसे बनेगी, आगे सिलसिला कैसे चलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट और था कम्युनिकेशन में, वो क्या कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नॉट नीडेड इन एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। एक आपका सेक्शन है, सेक्शन 8 इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या कहता है वो? किसी को याद है? किसी ने पढ़ा है? इसका ओरिजिन वहाँ से होता है। सेक्शन 8 में कहा गया है परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। अगर आपने वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर दी हैं जो कि प्रपोजल जो कि ऑफर में लिखी हुई थी, तो वो इटसेल्फ आप कंडक्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ऑफर दिया जाए तो आप उसकी हामी, एक्सेप्टेंस जो दे रहे हैं वो अपने वर्ड से एक्सप्रेसली दें, कंडक्ट से भी दे सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल बहुत पहले देखा था जिसमें वो बस वाला एग्जाम्पल हमने लिया था कि बस चल रही है या फिर आपका रिक्शा चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, बस आपको पता है कि वहाँ से मेट्रो जाते हैं डायरेक्टली, यू गो ओवर देयर एंड सिट ऑन द रिक्शा, सिट इन द रिक्शा। जैसे ही आप बैठते हैं वहाँ पर तो क्या हो गया, ये आपका एक्सेप्टेंस हुआ या नहीं? एक्सेप्टेंस हुआ। कैसे? क्योंकि आपने उसकी कंडीशन फुलफिल कर दिया है, ठीक है। एक चीज़ हमने और पढ़ी थी जनरल ऑफर्स के अंदर, एक एग्जाम्पल मैंने एक कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक वाला हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, वो क्या इससे कुछ मिलता जुलता नहीं है? जिसके टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने बताई थी, ऑफर के सारे टर्म्स लिखे हुए थे, तो वो क्या कर रहे थे जब उन्होंने कंडक्ट के थ्रू वो उसे एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंडक्ट से भी हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर आप कंडक्ट से कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वेगनेस आए आपकी चीज़ें बहुत कट एंड क्लियर होनी चाहिए। जैसे एक हमने बहुत पहले एक वो नेफ्यू वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, एक केस लॉ जहाँ पर उनके जो नेफ्यू थे वो गुम गए थे, यस, उसी केस लॉ के अंदर वहाँ पर क्या हुआ था कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करी थी और एक जनरल ऑफर निकाला था। हालांकि उस केस लॉ का बहुत अलग है, बट फैक्ट अगर इन केस कोई भी इंसान ऐसे में उनके टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर देता जिनको ऑफर पता था, तो वो क्या करते हैं, बाय कंडक्ट उस चीज़ को फुलफिल करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। इट विल बी वेरी क्लियर। एक हमने डॉग का एग्जाम्पल, हमने एक स्टार्टिंग में एक डॉग का पोस्टर लगाया था जब एक स्लाइड थी हमारी, ऑफर हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी रिवॉर्ड दिए जा रहे थे कि लॉस्ट डॉग और रिवॉर्ड्स। तो कोई भी डॉग लाएगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, तो अब डॉग लाओ, कंडीशन फुलफिल करो कंडक्ट के थ्रू एंड शुड बी वेरी क्लियर जैसे होगा और आप एक्सेप्ट कर लोगे। अगला आते हैं, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक आपका बहुत एक अच्छा ये चीज़ हम एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेशंस। एब्सोल्यूट एक ओके, फर्दर कंडीशंस, अनअडल्टरेट बेसिकली, जैसा है वैसा, अनफिल्टर्ड, जैसा है आप वैसा ही उस चीज़ को लेंगे। एक्सेप्टेंस जो है वो आपका एब्सोल्यूट होना चाहिए और क्वालिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए, इफ़ एंड बट्स नहीं। हमने एक क्रॉस वाला एग्जाम्पल, क्रॉस ऑफर्स का एग्जाम्पल पढ़ा था, किसी को याद है? हाँ, बम्पर हॉल केस वाला। तो वो क्रॉस ऑफर्स वाली चीज़ें थी उसके अंदर। बम्पर हॉल केस का याद है किसी को? हाँ, मैं मतलब इनको तो पढ़ा चुकी हूँ। तो क्रॉस ऑफर्स का हमने एक एग्जाम्पल क्लास में लिया था कि अगर मंडी जाते हैं हम लोग, तो हम लोग एक प्राइस जो होते हैं वो जो यूजली जो हम लोग डेली में करते हैं, पहले उसी को समझते हैं। हम इजीली फिर बाद में केस लॉ से पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग कभी भी मंडी जाते हैं, सब्जी लेते हैं,
या कभी किसी मार्केट में जाते हैं, कोई कपड़ा लेना है, नॉट दैट ब्रांडेड वाला जिनमें टैग्स लगे हैं, बिकॉज इन देयर यू कैन नॉट बार्गेन या फिर कभी बिग बाज़ार नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल मार्केट, जहाँ आप जाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये आपका इतने का प्राइस है, वो सामने वाला कहता है जी नहीं, इतने का नहीं, इतने का होना चाहिए। हमने एक एग्जाम्पल लास्ट क्लास में लिया था जहाँ हमने 100, 80 और 90 के 3 अलग अलग केसेस बनाए थे। 100 रुपये का ऑफ़र, बट उन्होंने कहा, आपने ऑफ़र करा, दोबारा से एक्सेप्ट ना करके बोला 80 रुपये में हम बेचेंगे उसे वापस। तो ये आपका जो डेड ऑफ़र हो गया। जैसे उन लोगों ने उसको बोला कि अब हम ये प्राइस नहीं, ये प्राइस लेंगे, उसी वक्त वो डेड ऑफ़र हो गया। तो अगर आप ऐसी कोई बोल रहे हैं बात कि हम फ्यूचर में जाके नेगोशिएशंस करेंगे, आज आपने एक ऑफ़र दे दिया, बट ये बोल रहे हैं हाँ हम आगे जाकर बोल देंगे, हम नेगोशिएट कर लेंगे जी, जैसा जी होगा। इसका कोई अच्छा सा एग्जाम्पल बताओ फ्यूचर नेगोशिएशंस का, आपके दिमाग में क्या चलेगा? मैं देखती हूँ कितने क्रिएटिव हैं आप लोग। एनीवन? फ्यूचर नेगोशिएशंस बताओ। बार्गेन हम लोग फ्यूचर में करेंगे, अभी नहीं करके। एक्सेप्टेंस में जाओगे ना आप, उसके अंदर प्रॉपर्टी के प्राइस तो बढ़ गए, इसको एग्जाम्पल में लेकर आओ। फ्यूचर नेगोशिएशन का एग्जाम्पल देख रहे हैं हम एक्सेप्टेंस के अंदर, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। हाँ, बिकॉज आज उन्होंने कंक्रीट आंसर नहीं दिया है। आपने एक ऑफ़र दिया था प्रॉपर्टी को बेचने का, प्रॉपर्टी को बेचने का जैसे ही आपने बोला, सामने वाला कहता है भाई साहब मुझे लग रहा है कि ना कोविड आने वाला, दोबारा से शायद प्रॉपर्टी के पैसे दोबारा से कम हो जाएंगे, तो 1 महीने बाद हम वेट कर रहे हैं, क्या पता चीज़ें प्राइस कम हो जाए। तो ये कम होना क्या है, तब बात करेंगे 1 महीने बाद। फ्यूचर नेगोशिएशंस पे टाल दिया, इट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस, वी कैन नॉट टर्म इट एज एक्सेप्टेंस। तो जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ, देयर इज़ नो प्रॉमिस, नो प्रॉमिस मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन नॉट सू दैट पर्सन इन द कोर्ट कि जी आपने हाँ भरी थी या आपने हमें बोला था, ठीक है। और सेकंड आपका एग्जाम्पल आता है यहाँ पर, जिसके अंदर कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, नॉट प्रॉपर एक्सेप्टेंस, ये भी नहीं होता है। अगर आपने कंडीशंस लगा दी, देखिए ऐसा है, प्रॉपर्टी उन्होंने कहा देखो ऐसी की ऐसी खंडर पड़ी है, 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, खरीद लो। उन्होंने कहा भाई साहब बहुत पुरानी है, पेंट तो करा दो। दिस वॉट वी पुटिंग कंडीशन, वो नहीं कराना चाहते थे, हाँ भर दे तो बात अलग है, वो कराना नहीं चाहते थे उसको पेंट। उन्होंने कहा अच्छा पेंट ही करा रहे हो तो ऐसा करो कि फ्लोरिंग भी करा दो यार, मार्बल भी लगवा दो, ये भी कंडीशन। और कंडीशन बहुत सारी उन्होंने करा दी ऐसे, लाइट्स भी करा दो, प्लम्बिंग का भी काम करा दो। आप कंडीशंस पुट करे जा रहे हो, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस, तब ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ आपका। अब आता है आपका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ टेंडर मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। एक टेंडर आपको पता है, हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था इनविटेशन टू ट्रीट, फिर हमने पढ़ा था ऑफ़र क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें एक्सेप्टेंस वाली चीज़। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो टेंडर को, ये भी रीज़नेबल टाइम में करो। अगर मेंशन नहीं है टाइम पीरियड उसके अंदर, अगर टेंडर में लिखा है कि आप 1 महीने तक उसको हम बता देंगे आपको रिजल्ट, आपने बिड्स दिए, आपने टेंडर में रेट्स लिख दिया, यू आर गिविंग एन ऑफर टू द अथॉरिटी। जब आप ऑफर्स दे रहे हैं अलग अलग रेट्स देकर, सामने वाला एक्सेप्टेंस कब देगा? या तो टाइम पीरियड उसने एडवर्टीजमेंट में लिख दी होगी कि हम लोग इतने महीने में आपका दे देंगे आपका, बट अगर नहीं दिया तो एटलीस्ट रीजनेबल टाइम तो दे। ऐसा नहीं है कि रेलवे वालों ने बोल दिया जी टेंडर आप अप्लाई कर दो, कर भी दिए, मगर बाद में कहते हैं कि जी अब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है एक्सेप्टेंस का या रिजल्ट का, किसका हम टेंडर एक्सेप्ट करेंगे 2 साल बाद। क्या ये रीज़नेबल टाइम है? बहुत अनरीजनेबल टाइम है, बहुत देर में निकला। हाँ अगर कोर्ट की वजह से या कोई पेंडिंग केस हो गया उसकी वजह से तो बात अलग है, बिकॉज द सर्कमस्टांसेस विल बी चेंज इन दैट केस। तो इसके अंदर एक चीज़ ये हो गई, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ टेंडर मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम, टाइम पीरियड बहुत रीजनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, एक आपका कॉन्सेप्ट आता है एग्रीमेंट इन सब साइलेंटर। यूजली पेपर्स में नहीं होता, बट बिकॉज पेपर्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, कुछ नया नया पूछ लेते हैं, तो ये पूछ सकते हैं आपसे
क्वेश्चन कि भाई क्या होता है एग्जैक्टली। अच्छा एक बात बताइए कि अगर कभी भी ऑफ़र तो आपने दे दिया, प्रॉपरली कम्युनिकेट भी कर लिया, मगर एक्सेप्टेंस सामने वाले से वो चुप ही रह गया, कुछ बोला ही नहीं है, तो क्या हम बोल देंगे कि इसने एक्सेप्ट कर लिया? Mere silence can be an acceptance or not? It can be a technical question. कोई आपसे पूछ सकता है क्या सिर्फ चुप ही रहना सिचुएशन में इनफ होगा एक्सेप्टेंस के लिए? यूजली इन जनरल केस नो। मगर कई बार क्या होता है कि जनरल रूल तो हमारा यही कहता है कि आप अपना वर्ड से प्रॉपरली एक्सप्रेस करके सामने वाले को अपनी एक्सेप्टेंस बताइए। हर एक वो एक्शन करिए जिससे वो समझ पाए क्लियरली कि सामने वाला ये बात क्लियरली समझ जाए कि आपने जो ऑफ़र दिया था उसको वो चीज़ वो बिल्कुल दिमाग में डाले कि वो एक्सेप्ट हो चुका है। बिकॉज उसके बाद वो दोनों ऑब्लाइज हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। बट कभी कभी आप कंडक्ट के थ्रू, ये बहुत सिर्फ चुप्पी करके भी, सिर्फ कंडक्ट करके भी आप बता देते हो। कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम्स में जब बैठते हैं हम लोग स्कूल में, बहुत बार आपने देखा होगा, आप एक फ्रेंड से कहते हो हमें यार पेपर दिखा दे, पूछते हो, वो नहीं दिखाता, बट आप दोबारा पूछते हो यार पेपर, फिर आप क्या करते हो चुपके से साइड में दिखा देते हो अपनी आंसर शीट। दिस इज़ वॉट आप दिखा रहे हो ना, कंडक्ट से तो करते हो ना उस चीज़ को, एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसने बोला आपको, तो आप अपने कंडक्ट से इसे शो कर रहे हो। तो एग्रीमेंट इन सब साइलेंटों का मतलब होता है कई सिचुएशंस के अंदर जहां पर ऑफरी जो है वो अपनी साइलेंस से कपल विद हिज कंडक्ट, चुप्पी से और एक्शन के साथ मिलकर, दो कॉम्बिनेशन, साइलेंस एंड कंडक्ट। नियर साइलेंस इज नॉट द ओनली थिंग जहाँ पे एक्सेप्टेंस हम कह सकते हैं, बट अगर इट इज कपल विद सम कंडक्ट जो क्लियरली शो कर रहा है कि जी हाँ एक्सेप्टेंस हो चुका है, देन इन दैट केस हम कह सकते हैं इट इज एग्रीमेंट इन सब साइलेंट। और ये पॉजिटिव एक्ट का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने अगर आपने पूछा कि पेपर दिखा दो तो वो ऐसा नहीं शीट और पीछे रह गया। इट शुड बी इन अ पॉजिटिव एक्ट ऑल्सो। इन सच केसेस जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पार्टीज कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय द वर्ड्स, नॉट ओनली बाय द वर्ड्स, बाय द कंडक्ट ऑल्सो। शब्दों के साथ साथ कंडक्ट से भी चीज़ें होती हैं और कई बार चुप्पी के साथ कंडक्ट से भी आपके एग्रीमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट आता है फिशिंग का। आपने कभी देखा है कई बार आपको कॉल्स आते हैं कि जी हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं। अच्छा वैसे ये एक रियल एग्जाम्पल है। एक बार मेरी एक फ्रेंड है, उसने टाइम्स जॉब्स करके एक वेबसाइट है, बहुत ऑथेंटिकेट है, उनके पास कॉल आता है जी हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, आप अपना अपना आपने अप्लाई करा था, आप अपनी डिटेल्स बता दीजिए एंड यू हैव टू पे सम अमाउंट। उन्होंने बोला कि जी आपको 25,000 रुपये देने हैं साल के, वील प्रोवाइड यू द प्रीमियम और फॉरेन की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जॉब में, हम लोग आपको MBS में प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने क्या करा, उन्हें लगा बड़ी ऑथेंटिकेट है, उन्होंने एक लिंक सेंड करा और उनमें क्लिक करा, क्लिक करते ही उन्होंने पेज ओपन हो गया और उन्होंने कहा जी आप ऐसा है कि पासवर्ड बता दीजिए, आपके पास एक OTP आएगा। आते उसके अकाउंट से पैसे कट गए, बट लेटर ऑन शी रियलाइज कि यार इन्होंने तो आइडेंटिटी इनकी गलत थी। द होल जो वेबसाइट थी वो एक गलत वेबसाइट थी, ओरिजिनल नहीं थी, बल्कि ओरिजिनल की सेम हाली आइडेंटिकल थी, जैसे ओरिजिनल है वैसी आइडेंटिकल उन्होंने बनाई थी। ऐसे केस के अंदर किसी से मिलती जुलती चीज़ें यहाँ पर फिशिंग। इसमें क्या होता है, इंटरनेट फ्रॉड की टाइप की चीज़ें होती हैं। यहाँ क्या करते हो आप, आइडेंटिटी अपनी सिमिलर बना देते हो, आइडेंटिटी सिमिलर प्रिटेंड करते हो कि हम एक लेजिटिमेट एसोसिएशन है, जैसे टाइम जॉब वालों ने करा कि हम एक लेजिटिमेट एसोसिएशन है, हमारी प्रॉपर कंपनी है और हम इस कंपनी को PMI रजिस्टर्ड है। इससे क्या हुआ, और साथ ही साथ में आपने फिक्शन ईमेल्स बना दिया। फिक्शन ईमेल्स बनाने के बाद आपने कहा कि जी ऐसा है कि अपना पर्सनल डाटा हमें बता दीजिए। पर्सनल डाटा बनाते ही आपसे चीज़ें ओरिजिनल नहीं थी, वो अपने बेनिफिट में ले गए। इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जो है वो है मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर कभी पूछा जाए, सिर्फ ये पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि अगर ये कॉन्सेप्ट है आपका, इससे मिलता जुलता आपका कहाँ कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो है आपका मिसरिप्रेजेंटेशन।
There is no legislation in India on fishing, but act which amounts to fishing would be misrepresentation. अब तक की कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी और के साथ कभी ये हुआ है? थोड़ी बोरिंग हो रही है, लेट मेक इट इंटरेस्टिंग। कोई सुना है? हाँ, कॉल या इससे रिलेटेड कभी कोई कॉन्सेप्ट हुआ हो? अच्छा, एक यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका आता है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो यहाँ पे फिशिंग वाला मैं एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आगे हम लोग एक कंसेंट में पढ़ेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। दोनों में फ़र्क क्या होता है, किसी को आइडिया है? मेजर डिफरेंसेस द इंटेंशन। बहुत सारे और डिफरेंस भी हो सकते हैं, हम फ्री कंसेंट में पढ़ेंगे। ये फ्रॉड से मत कंफ्यूज होना इस कॉन्सेप्ट को। इट इज़ जस्ट अ मियर वर्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। क्यों है, क्या है, इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट बिकॉज इट इज़ नॉट, इट विल नॉट कम इन योर एग्जाम, सो दैट फिशिंग में, फिशिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं, फ्रॉड वाला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपका फ्री कंसेंट पे पूछ लिया जाता है। हालांकि अच्छा ये बताओ, इससे जब उठा है ये क्वेश्चन, तो फ्री कंसेंट के अंदर फ्री क्यों लिखा है, कंसेंट ही काफ़ी क्यों नहीं था? एक वर्ड है कंसेंसस एड एडम। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिस है कॉन्ट्रैक्ट का से। तो आपका क्या करता है, जो आपके दिमाग में है वही सामने वाले के पास भी होना चाहिए। तो जो आप समझ रहे हैं सामने वाला भी वही समझे। बट अगर दो सिचुएशंस अगर दें कि एक में बोल रहे हैं कि जी हम अपनी प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ की है वो 1 लाख में दे दें, एक में कह रहे हैं खुशी खुशी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बड़ा प्यार है इस इंसान से, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको सेक्शन 25 में मत जाना। दूसरे के अंदर बोला जी आप पिस्टल लगा रहे हैं, अब हाँ भरो, मन नहीं है उसका, मगर क्योंकि जान बचाने के लिए कर रहा है। दोनों सिचुएशंस के अंदर वो एक्सेप्टेंस तो कर रहा है, हाँ तो भर रहा है, बट वो हाँ जो है वो फ्री नहीं है। इसलिए फ्री कंसेप्ट का एक हम लोग सेक्शन 10 में पढ़ते हैं। हालांकि वो लेटर ऑन है, उसे डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बिकॉज इस क्लास में सिर्फ एक्सेप्टेंस का छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बिकॉज फिर हम लोग 4 और 5 आ जाता है एक्सेप्टेंस का आपका, उसमें क्योंकि वो बहुत लेंथी है, उसे हम अगली क्लास में करेंगे। दीज आर जस्ट स्मॉल टॉपिक्स जो कि एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, पिछली क्लास में इट वॉज नॉट कवर्ड। फिर एक आता है आपका बाय टेलीफोन। आप एक्सेप्टेंस जो है 2-3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे तरीके से आप हाँ भर सकते हैं किसी ऑफर को, बताओ? मोड ऑफ कम्युनिकेशन पूछ रही हूँ मैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होगा? वर्ड्स तो सब में होंगे सर। वो मेनली वर्ड्स और कंडक्ट हो गए। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी कि प्लेस ऑफ आपका कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा, ये पूछ लिया जाता है। एक आपका आता है कि अगर आपका फेस टू फेस कोई चीज़ ऑफर और एक्सेप्टेंस हो रही है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने आपको कहा ये पेन ले लो, आपने सामने बैठे हो बोल दिया हाँ या ना, बता दिया मुझे, बात ख़त्म, पता लग गया एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। बट ये बहुत पुराना एक्ट है 1872, तब खतों से बातें बहुत होती थी। तो एक खतों का एग्जाम्पल है जहाँ पे हम यहाँ पे सेक्शन प्रोवाइड किए हुए हैं, नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, बट हाँ सेक्शन आपका दिया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिसमें मोड बताया है कि ऑफरर के हिसाब से कब हम एक्सेप्टेंस मानेंगे, कम्युनिकेट हो चुका है, और ऑफरी के हिसाब से कब, डिटेल में। तो उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एक्सेप्टेंस फ़ोन से कर रहे हैं तब क्या होगा। 2 सिचुएशंस देती हूँ। एक में क्या है, आपने बोल दिया हाँ जी ये ऑफ़र है, प्रॉपर्टी में बेचना चाहती हूँ यार, मेरे पास लेट से क्या बेचूँ, गाड़ी बेच देती हूँ मेरी, कि भाई मेरे पास गाड़ी है यार, मैं इसे बेचना चाहती हूँ, हाँ या ना बता यार, इतने इतने की बेच रही हूँ, मेरे को दूसरी लेनी है। सामने वाले ने हाँ या ना जवाब दे दिया। बट दूसरे केस में क्या हुआ, जो सामने वाली पार्टी थी वो गए थे मनाली घूमने, पहाड़ थे, वहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम थी, तब नया नया जियो आया था, बेचारे का वोडाफोन था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्या हो रहा था कि उसके सिग्नल नहीं आ रहे थे, बीच बीच में से कट रही थी आवाज़। अब ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, उसने सामने वाले ने आपको हाँ तो बोल दी बट आपको सुनाई नहीं दी। इस केस में क्या करेंगे, अगर मैंने बोला एक चीज़ गाड़ी बेचने के लिए,
सामने वाला हाँ कर रहा था, हाँ करते ही सामने वाले ने बीच में से आवाज़ कट गई और मेरे पास आवाज़ नहीं आई, या फिर कोई डिस्टर्बेंस हो गई। पहले होता था लैंडलाइन के अंदर हम फ़ोन उठाते थे तो बड़ी सारी डिस्टर्बेंस होती थी, वायर कनेक्टेड होती थी, सुनाई नहीं दे पाता था। बेशक उसकी गलती है या आपकी गलती है या फिर कंपनी की गलती है जिसका भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, इन दैट केस क्या होगा? सुनाई दे पा यस, कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी देयर, तभी आपका प्रॉपर प्रॉमिस बनेगा। ऐसे केस में आपका कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। अच्छा, इसके केस याद है भगवान दास गिरधारी के किसी को? मैम मुझे नहीं याद आ रहा, मैं तभी पूछ रही हूँ आपसे। डू द ऑनर प्लीज। इसका प्राइमरी जो था वो टेलीफोन के ऊपर नहीं था, और इनका प्राइमरी जो केस था वो था पोस्ट के ऊपर। इन्होंने ये चीज़ें तो एक्स्ट्रा बता दी थी कि अगर आपका टेलीफोनिक हो रहा है तब क्या होगा। तो जब हम पोस्टल वाला पढ़ेंगे तब उसके डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज बहुत बड़ा केस है और बहुत प्राइमरी केस है, सब धीरे धीरे एक एक चीज़ करके पढ़ेंगे। बट इसके अंदर हुआ क्या आपका एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन, कि जैसे मैम ने बोला दैट कि अगर आप प्रॉपरली क्लियर कर रहे हैं तभी वो चीज़ वैलिड होगी। आपको एक एक चीज़ क्लियरली सुनाई देनी चाहिए, तभी आपको समझ आ पाएगा सामने वाले ने क्या करना है। इफ़ एंड बट्स लगा दिए तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये पोस्ट से रिलेटेड है। मगर क्योंकि टेलीफोनिक के बारे में उन्होंने रेफरेंस दी थी, नहीं होगी, एक एक वर्ड के बारे में, एक टेलेक्स के बारे में भी रेफरेंस दी थी उन्होंने। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा यार, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। पोस्ट, तभी मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं उठाया आपका पोस्टल वाला, क्योंकि पोस्टल वाला बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आपका। कब ऑफरर के हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट कम्युनिकेट होता है और कब ऑफरर के हिसाब से, और रिवोक कब कर सकते हैं और कब नहीं, ये इटसेल्फ इज़ अ वेरी लेंथी टॉपिक। 2 क्लासेस तो इसमें लगी जाती हैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने में डिटेल में, कम से कम। इसके अंदर क्या है आपका जो टेलीफोन वाला है, ये चीज़ हमने बता दी कि बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, समझ आना चाहिए हमें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज होते हैं पोस्टल, टेलीफोन और टेलेक्स। टेलेक्स क्या होता है यार? मगर पेपर में हमारे बहुत पुराने हैं ना, ये 1872 का है, पेपर में हमारे आज भी पूछते हैं। फैक्ट से देखा? अरे यार वो मशीन होती है। हाँ, मतलब ऐसा पेपर पेपर उड़ के नहीं जाता है। एकदम हूबहू छपता है, कॉपी जैसे फोटो कॉपी कराई हो, या फिर आपने प्रिंट का बटन दबा दिया हो। ये फॉरेंस के लिए पहले पहले हाँ हुंडी का। ओके, कोई नहीं, धीरे धीरे सब, कोई नहीं, धीरे धीरे सब करेंगे। धीरे धीरे हम लोग सब करेंगे। तो एक ना एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपकी ना 2-3 चीज़ें, जैसे आप कह रहे हो ना यार, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ना, आई नो इट इज़, आज बहुत बोरिंग क्लास है, क्योंकि मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग आपको बताने के लिए आज है नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर हम आज करते तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती। इट शुड बी टेकन इन अ प्रॉपर वेज। एक हम लोग पढ़ते हैं बाय पोस्ट, एक हम पढ़ते हैं बाय टेलीफोन, बाय टेलेक्स। ये वाला कॉन्सेप्ट हम आज नहीं कर रहे हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाय पोस्ट वाला। आज हम ये वाला कर रहे हैं और ये वाला कर रहे हैं बाय टेलेक्स, जिसको हम फैक्स भी कहते हैं। टेलीफोन में इट इज क्लियर कि एक्सेप्टेंस कब होगा, हर्ड बाय द
ऑफरर। अगर एक बात बताओ, सामने वाले ने हाँ बोल दिया, कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं था, बट उसके हाथ फ़ोन किसी और ने छीन लिया था उससे बात करने के लिए, देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, क्योंकि इट इज़ नॉट प्रॉपरली हर्ड। तो इसके अंदर आपका हर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, हर्ड बाय ऑफरर, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। टेलेक्स हम आगे पढ़ते हैं, टेलेक्स के अंदर क्या चीज़ आती है, इसको हम सेम कैटेगरी में रखते हैं जैसे कि फ़ोन की होती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, उसी वक्त उसी समय, जैसे कि पर्सनल बात हो रही हो, जैसे हम साथ में खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये बेसिकली ये तीनों चीज़ें जो हैं, हम फ़ोन वाली, टेलेक्स वाली और आमने सामने बात कर रहे हैं, एक कैटेगरी में समझ सकते हैं कि आमने सामने हो रही हो, डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं बस। अगर टेलेक्स पे आपने कोई चीज़ यहाँ पे ऑर्डर दिया प्रिंट के लिए और वहाँ जाकर डिलीवर हो गई, तब कैसे होगी चीज़ें, कब कम्युनिकेशन मानेंगे, डिलीवर हुई। यहाँ पे मैं डेट देती हूँ, कुछ और नया सा नाम बताओ यार, तुम लोग सजेस्ट करो, नॉट ए बी एक्स वाई जी आर वेरी बोरिंग, गिव मी सम इंटरेस्टिंग नेम्स। हाँ, तो यार ये तो कुत्ते का नाम लग रहा है क्योंकि हमने किसी इंसान का नाम लेना है भाई। टिया, टिया नाम लेना है, चलो जी टिया ले लेते हैं। और भी कोई सजेशन, इंटरेस्टिंग का नाम लो यार, तुम तो बहुत ही, आज वैसी क्लास बहुत धीमी धीमी चल रही है, कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, तुम और बोरिंग कर रहे हो। तो टाइगर, ओके ओके, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, टाइगर श्रॉफ रख लेते हैं। टाइगर श्रॉफ ये क्या करते हैं, ये जाना चाहते हैं आपके हॉलीवुड में, ठीक है। इन्होंने क्या करा, हॉलीवुड में जाना चाहते हैं, यूएस में फ़ोन करा, सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, WB की कोई नई मूवी आ रही होगी। फिर उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अपना ना कुछ चीज़ें फैक्ट्स कर दीजिए, जैसे कि अपने फ़ोटोशूट्स, जैसे कि अपने अपने कहाँ कहाँ काम करा था, रिज्यूमे होते हैं ना जैसे, कोई वो नहीं हो सकती आपकी, वो नहीं जा सकती है, ये पता होना चाहिए, इसलिए फैक्ट्स क्या होता है फैक्ट्स इज ओनली फॉर द डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे अच्छा पहले ओके ओके ओके, लेट्स गो टू द बेसिक्स, पहले बेसिक्स पे चले जाते हैं। फैक्स एक मशीन जैसे प्रिंटर का डब्बा होता है, इसी टाइप का, थोड़ा भारी भरकम समझ लो, एक बड़ा सा डब्बा होता है, उसमें क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट डालते हो कि जी, जैसे स्कैन के लिए आप डालते हैं, डॉक्यूमेंट आपने डाला और वो चीज़ डॉक्यूमेंट वहीं का वहीं रहता है, कहीं जाता नहीं उड़ के, ये मत समझना कि गायब होकर कहीं और चला जाएगा, नो, वहीं डॉक्यूमेंट रहता है, वो कम्युनिकेट होता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक वे में कम्युनिकेट होता है और किसी सिस्टम के थ्रू बाहर चला जाता है। दूसरे फैक्स का एड्रेस डालना पड़ता है उसके अंदर, एक फैक्स का एड्रेस होता है, वो डालनी पड़ती है, उसी पिन पे वहाँ पर उसी वक्त वो चीज़ प्रिंट आउट हो जाती है। प्रिंट आउट जैसे ही होती है, कैसे, ओके अब समझते हैं इसको। ओके, तो ये मिस्टर श्रॉफ है, इन्होंने हॉलीवुड में अप्लाई करना है। अगर बहुत दूर है तो शायद सिर्फ कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स का फर्क हो सकता है, बट यूजली ऑन द टाइम, ज़्यादातर अब तो फॉरेन में हो गया। हाँ, वैसे तो अब ईमेल करके लोग प्रिंट कर लेते हैं, अपने आप आ जाता है। ये धीरे धीरे चीज़ें हुई हैं डेवलप, अगर ये होता तो इसके बारे में भी लिख देते हैं। उन्होंने सिर्फ पोस्टल के बारे में लिखा नहीं है कि पोस्टल वाला है, बट ये इन्फ्रेंस हम लोग पोस्टल में ही करते हैं, क्योंकि जो 4-5 की चीज़ें हैं वो हम लोग मानते हैं कि पोस्टल पे अप्लाई हो रही होंगी, बट लिखा नहीं है उन्होंने। उस समय उन्हें यही पता था मोड ऑफ कम्युनिकेशन खत होते हैं अब इसमें ये मत पूछना कि मैम इसके अंदर कबूतर वाला कॉन्सेप्ट जो था वो कबूतर जाजा वाला तो नहीं आएगा ठीक है। तो अब इनके पास क्या है, ये एक फैक्स की मशीन है, इन्होंने क्या करा, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ डाले, डॉक्यूमेंट्स जैसे उन्होंने यहाँ पे डाले और इनके पास एक मशीन थी,
यहाँ पे ट्रैवल हो के यहाँ पे इनके पास पहुँच गए डॉक्यूमेंट्स। कहाँ कहाँ कौन कौन सी पिक्चर्स में काम करा है इसने? टाइगर श्रॉफ में कोई मूवीज का शौकीन है? हाँ, नहीं नाम क्या मूवी का? यार ओके, अरे कुछ तो बताओ भाई, टाइगर श्रॉफ किसका एग्जाम्पल था वैसे? तो फिर बताओ भाई, तुमने पिक्चर देखी होगी, तुम जानते हो इस इंसान को। तो यार ऐसी कोई नहीं, वो तो ऋतिक रोशन समवट कॉपी मानते हैं इसको। ओके, ये एक्चुअली गलत एरा में पैदा हुए हैं। अगर ये इंसान पहले पैदा हो जाते ना, जो जब वो कुंफू बहुत चलता था, वो जो मशीन आती थी पहले, वो उस समय होते तो ये बहुत चलते हैं। इसको कहते हैं टाइमिंग। जब कोई इंसान गलत टाइम पे पैदा होता है, ये अगर ये 20-30 साल पहले पैदा हो जाता तो शायद बहुत नाम कमा लेते हैं। जैसे जैकी श्रॉफ टाइम है, मतलब इतना तो नहीं, बट हाँ कई हद तक तो पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि अब लोगों से क्रेज़ हट चुका है और चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो इन्होंने यहाँ से क्या करा, फैक्स करा, और फैक्स यहाँ पे जाके प्रिंट हो गया, पेपर्स निकल गए। इन्होंने क्या करा, 5 बजे भेजा था, 5 PM। इनके पास पहुंचा 5 बज के कितने मिनट, 5 मिनट पे, क्योंकि बाहर भेज रहे हैं, इतना टाइम लग गया भाई। ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। 5:05। वैसे यहाँ टाइमिंग अलग होगा, बट हम इंडिया के हिसाब से मान रहे हैं कि 5 मिनट में पहुँच गया। ठीक है, तो हम कब मानेंगे कि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ, एक्सेप्ट कब हुआ इनका ऑफर? रिसीव कब हुआ? हम लोग बेसिकली पहले रिसीव की बात करते हैं। रिसीव कब हुआ? 5 पे रिसीव हुआ। सिमिलरली, और अगर इन्होंने यहाँ पर भेजा कि हाँ जी हम एग्री कर रहे हैं, इनके पास वापस इन्होंने भेज दिया, इनके पास भी पहुँच गया 5 मिनट में, जी हम असाइन कर रहे हैं आपको, 5 मिनट का रोल है, आ जाना। इनके पास प्रिंट हो गया 5:10 पे, लेट्स से 5 मिनट पे इनके पास भी हो गया। इनको बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा हैंडसम सा बंदा है, यहाँ पे शायद यूएस के लोग इसे पसंद करेंगे। ठीक है, चलो ट्रायल पे रख लेते हैं। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी कुछ ऐसे थे कि देखो हम फ्री में काम कर लेंगे यार, हम आपको ले तो रहे हैं, पहली बार हम ट्रायल करेंगे, हम फ्री में आपको 5 मिनट देते हैं अपनी मूवी में, 5 मिनट का हम लोग शॉर्ट रेडी करेंगे, स्क्रिप्ट दे देंगे। ठीक है, इनके पास 5:10 पे ये चीज़ पहुंच गई। इन्होंने ऑफर कब बोला था? 5 बजे। अब इनके पास एक्सेप्टेंस कब हो गई? 5:10 पे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय टेलेक्स एंड फैक्स, इसको हम पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, इसमें भी वही गिरधारी रंग में ये चीज़ मेंशन थी, हेल्ड हुआ था। कम्युनिकेशन बाय टेलेक्स कभी भी होता है या फैक्स होता है, तो इसमें क्या कहा जाएगा कि नॉर्मल रूल जो है वो आपका अप्लाई होगा, जैसे कि आमने सामने खड़े हो वैसे ही नॉर्मल रूल अप्लाई होगा। कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस वाज रिसीव्ड बाय द ऑफरर, जब रिसीव हो गई तब 5:10 पे। ठीक है, सेम रूल अप्लाई, हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल रूल वुड अप्लाई, बस। पेपर में कभी आ जाए तो सिर्फ ये ज़्यादातर पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस होगा तो। नेक्स्ट पे आते हैं, एक आपका कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी को पता है क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ पता है, वो कभी रेलवे की टिकट्स लिए, वहाँ जाके लाइन में खड़े होकर लिए, पीछे कुछ लिखा होता है, क्या लिखा होता है? वही कुछ ऐसा होता है, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उनके। हमारे यहाँ से ख़रीदोगे तो ये चीज़ें अप्लाई कर लेना, शायद कुछ ऐसा भी लिखा हो सकता है कि हाँ पॉलिसी डाल देते हैं, कहते हैं कोविड तो भाई हम नहीं है कि भाई हम नहीं बताएंगे। यूजली पहले ज़्यादा होता था, अब तो शायद टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने बदल दिए होंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक भी आ गई है, अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब आपके पास प्रिंट हो जाती है, कॉपी हो जाती है, होने का डर नहीं, पहले बहुत होता था। तो कुछ इसी तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि अगर कभी फॉर एग्जांपल आप ऐसी सिचुएशन में जाओ जहाँ पर एक ही दिन में आपको हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होना है,
कितने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करोगे किसके साथ? एमईटी के अंदर एक बात बताओ, कितने बच्चा एडमिशन लेता है? कोई है एमईटी? हाँ, कितनी सीट्स है ये मैं पूछना चाह रही हूँ। ज़्यादा होंगी, नॉट 2-2.5 ज़्यादा होंगी। एलएलबी वाली नहीं, टोटल कोर्सेज में। तो जब तब नहीं, लाखों तो नहीं है, हज़ारों में है। नहीं नहीं मैम, 1.5 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गए मैम। हज़ारों में तो होगी, नॉट लाखों। लाखों तो बहुत ज़्यादा हो गया। लाखों तो बहुत ज़्यादा हो गया। ओके। एमईटी में कोई पढ़ता है किसी के दोस्त यहाँ पे? आईटी में कैसे चले जाते हैं? आईटी से मतलब फिर तो ये एक मिनट, ये चीज़ तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होगी, आईपी और एमईटी? तो प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं, जब एडमिशन्स होता है बहुत जगह आपको साइन कराए जाते हैं इनिशियल्स पे, बहुत जगह, कि जब एडमिशन फॉर्म देते हैं ना आपको कि भाई कल को कोई ऐसा केस ना हो, कुछ ना हो, फीस आपने नहीं दी मगर आप सारी जगह, बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे पेपर्स में लगभग होते हैं तो 20-22 पेपर। याद है कुछ साइन कराया था? कुछ याद आ रहा है? कहीं पापा के साइन, कहीं आपके साइन, बहुत सारे पर्ची मोटी सी उसकी तब बुकलेट दी होगी आपने। सर मारेंगे अपने कभी ऐसी कोई बुकलेट देखी हो साइन, जहाँ पे बहुत सारी बुकलेट जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हों? जैसे कि आपका कोई पर्सनल एग्जांपल, ओरिएंटेशन कराते हैं तब कहते हैं बड़ी मोटी सी बुकलेट दे देते हैं जब पहली फीस होती है यूजुअली। वो क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसमें आपके पास कोई भी बार्गेनिंग पावर नहीं होती है। आपको जैसे ऑफर था वैसे एक्सेप्ट करना होता है, आप वैसे ही हाँ करोगे। यूजुअली क्या होता है कि आप अपने एक चीज़ पे एग्री होते हो, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो क्या होता है कि आप दोनों पार्टीज अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें करते हैं, अपने हिसाब से वो चीज़ डिसाइड करते हैं। बट यहाँ पर एक ही पार्टी के पास सारी बार्गेनिंग पावर होती है, सामने वाली पार्टी के पास नहीं होती कोई बार्गेनिंग पावर। वो कोई भी बात नहीं कर सकता, चुपचाप जैसे लिखा है वैसे कर देता है। जैसे रेलवे, क्यों? क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या है, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस आपका बहुत हो जाता है इस चीज़ को लेकर, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप हर जगह जाकर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं उन्हें चेंज नहीं कर सकते हो। और कोई एग्जांपल बताओ यार, रेलवे का मैंने दे दिया और यूनिवर्सिटी का दे दिया, और कोई? फ्लैट, फ्लैट में कौन सी बुकलेट आपने देखी है? उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस, आप फिर भी उसे बार्गेन कर सकते हो, इसमें नहीं कर पाओगे। आप फिर भी अपने हिसाब से चीज़ें तो बोलोगे ना, आपके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले उसमें भी आप नेगोशिएट कर लेते हो, सैलरी नेगोशिएट नहीं करते हो? कोचिंग में भी काम आप फिर भी कर, ये तो सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप आते हो, आप बड़ी सारी चीज़ें भी तो बोल देते हो कि मुझे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगी ना, भी एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें कहती हैं, फिर एक कॉमन चीज़ पे आता है, कॉन्सेंसस एंड एडम, इस पे आते हैं, दोनों सेम चीज़ सेम बात समझ पा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, जैसी की तैसी चीज़ ही समझेंगे। प्री ड्राफ्टेड टर्म्स होते हैं, ठीक है? इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बट पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो चीज़ें ज़रूर लिख कर आना, टर्म्स के बारे में कि प्री ड्राफ्टेड होते हैं, और एक पार्टी को बहुत पावर होती है बार्गेन करने की, दूसरी की नहीं होती है। ये दो चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है? ये हो गया। एक चीज़ और, हमने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मैम एक बार डायरेक्ट आप दिखा देंगे? एक चीज़ है बस, वो चीज़ हम रेफर कर लेते हैं, एब्सोल्यूट एंड, एक सेक्शन 7 जो है ना आपका, सेक्शन 7 के अंदर आपका लिखा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। इसे समझ लेते हैं क्या कहता है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ टेक्निकल है, बाकी हम पढ़ चुके हैं। पहला कहता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, तो आपका एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? पहला कि वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, जिसे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बी पार्ट जो कहता है इट इज एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, यूजुअल एंड, यूजुअल का मतलब क्या होता है?
यूजुअली वी टॉक, यूजुअली वी डू दिस, यूजुअली हम लोग ये आम भाषा में बहुत यूज़ करते हैं वेन एवर वी टॉक, बट वॉट डज इट मीन? जो प्रैक्टिस मतलब अपार्ट करके भी होगी ना वो आगे यस, से वो बहुत यूज है। जैसे ट्रेडिंग के अंदर जब भी हम लोग कुछ ट्रेड के कंडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मार्केट के रूल्स होते हैं, अनकहे रूल्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं मार्केट में कि भाई यार आज आप जैसे कई बार होता है चांदनी चौक, का सामान मिलता है फॉर हाँ एग्जाम्पल। चांदनी चौक इतनी बड़ी मार्केट है, अभी ऐसा ऐसे एरा में चले जाओ जो ये ज़माना नहीं था, अभी से 20-30 साल पहले। वो कहते कि यार माल हम दे दो हमें, और हम ना कैश पे नहीं लेंगे, ये 10% ही कैश देंगे, बाद में देगा जब बिक जाएगा माल हमारा। एक अरुण शॉप वाला है चांदनी चौक में, कोई जानता है? सुना है, ओके। अरुण सारी बहुत बड़ी उनकी, बहुत बड़ी उनकी शॉप है, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स देयर। तो वो उनके पास क्या होता है, कभी भी आप जाएंगे ना तो वो जो जिस साड़ीज जिस टर्म्स पे लेते हैं, तो वो यूजली कहते हैं छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, तो कहते हैं कि यार हमें ना, हम जब बिक जाएगा सामान हम तब ले लेंगे, तब आपको पैसे पूरे दे देंगे, पूरे पैसे आपको तब मिल जाएंगे, क्योंकि अब आप हमें तब आना जब हम लोग आपका एज इट इज़ सामान बेचते हैं, सिर्फ हम 10% पेमेंट पहले ले लो, बाद में देते ना। तो वो क्या था, दैट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस इन द मार्केट, दिस इज़ यूजुअल, व्हाट डज इट मीन? फिर आता है आपका रीजनेबल मैनर, जो हमने पढ़ा, यूजुअल नहीं है, मार्केट का नहीं हिसाब है, ऐसी चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें कस्टम्स नहीं आ रहे, आपके यूजुअल प्रैक्टिसेस नहीं आ रही, तो अगर वो नहीं है तो आपका रीजनेबल टाइम पीरियड होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं यूज रीजनेबल मैनर। वैसे रीजनेबल मैनर का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं मान लीजिए आपने 10 साल ऊपर कीजिए वो ऐसा ही नहीं। एक हमारा लॉ में एक इंसान होता है, अन कहा अनदेखा, उसको बोलते हैं प्रूडेंट मैन। तो ये वही प्रूडेंट मैन है जो ये अनकही अनसुनी बातें कहते हैं और अनदेखी बातें कहते हैं। तो एक प्रूडेंट मैन के हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये वही रीजनेबल मैनर की बातें हैं। हमें भी नहीं पता क्या रीजनेबल है, फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ प्रूडेंट मैन की थिंकिंग के हिसाब से हम चीज़ें देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहते हैं कि एक्सेप्टेंस आपकी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, और ये एक्सप्रेस होनी चाहिए यूजुअल और रीजनेबल मैनर में, अनलेस, कब तक? द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज़ एक्सेप्टेड। अगर प्रपोजल ने ही प्रिस्क्राइब करा है आपका मैनर, उसी में ही आप एक्सेप्ट कर देते हो तब। फिर अब नेक्स्ट चीज़ कहते हैं, इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इज टू बी एक्सेप्टेड एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर। अगर प्रपोजल में लिखा था कि ऐसा है, 10 दिन में पेमेंट कर देना, चेक से करना, या चेक नहीं तो आप कैश ही देना, हम कैश ही देते हैं। अगर आपने इस तरीके से प्रपोजल में चीज़ें कंडीशंस लिखी हुई हैं और आपने वैसे ही करी हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं करी तब प्रॉब्लम आती है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके पूरे सेक्शन में, जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर। जिस चीज़ में बोली थी कि एक्सेप्टेंस ऐसे करना, जैसे कि अगर साड़ीज बेच रहे हैं तो पेमेंट आप ऐसे ही करना, इसी मोड में करना, हम ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करी तो विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड। रीजनेबल टाइम और जैसे ही एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई तब, instead that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise। आप या तो उसे इंसिस्ट कर दो कि जी अपना मोड चेंज कर दो, ठीक है, बट अगर आप मना कर दिए, आप फेल हो गए मोड चेंज करवाने में उसको, कि आपका जो मोड था हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमने प्रपोजल में नहीं दिया था, ही एक्सेप्ट्स द एक्सेप्टेंस, हम मान लेंगे कि उसने एक्सेप्टेंस कर लिया। अब इसे धीरे धीरे समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। एक है आपका कॉन्सेप्ट रीजनेबल, ये ए है, ये अरुण सारीज वाला है, ठीक है, मान लेते हैं सर, ठीक है। ये है आपका छोटा सा मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने इनको ऑफर दिया था कि हमारी साड़ीज खरीद लो, 10% हम पहले लेंगे कैश में, ठीक है, बाद में जब आप बेच लोगे माल तब दे देना, वरना हमें वापस दे देना। ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी।
इन्होंने क्या करा, ये ऑफर दे रहा था इन्होंने, प्रपोजल के टाइम पे इन्होंने क्या करा, जो 10% की पेमेंट, इनको कैश की प्रॉब्लम थी, आजकल सारे ऑनलाइन पेमेंट दे रहे हैं, इन्होंने भाई साहब कैश है ही नहीं, कैश नहीं दे सकते, सॉरी हम सिर्फ फ़ोन पे ले लो। मोड चेंज हो गया, चाहे तो ये मना कर सकता है ना कि हम कैश ही लेंगे, क्योंकि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन वो है, या चेक से दे दिया, कोई और मोड दे दिया, टर्म्स एंड कंडीशन अलग कर दी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसे वापस नहीं बोला कि आपका मोड चेंज कर लो। अगर नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे कि एक्सेप्टेंस इनकी हो गई है, ठीक है, रीजनेबल टाइम में अगर नहीं की गई तब, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट ही समझने का था कि अगर आपके पास जब ये जो टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं उसके हिसाब से अगर इन्होंने हाँ नहीं भरी है तब वो क्या करेंगे, क्या वो एज इट इज़ एक्सेप्टेंस मान लेंगे या कब उन्हें मानना ही पड़ेगा, जो कि लॉ बताता है कौन सी कंडीशन है, किस केस में उसे मानना पड़ेगा। रीजनेबल टाइम में उन्होंने नहीं करा तब, ठीक है। ये था आपका सेक्शन 7 की कहानी, जो कि हमें एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर पढ़ना। एक्सेप्टेंस टू बी एब्सोल्यूट के अंदर हम ये चीज़ पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड में समझ में आया कि अनक्वालिफाइड का मतलब क्वालिफिकेशंस क्या होता है, यस दिस इज द एक्यूरेट वर्ड, हाँ विदाउट कंडीशंस। आप वो तो कंडीशंस लगाई तो आपको क्रॉस ऑफर बन गया ना एक तरह से, ठीक है। तो आज हमने ये काफ़ी चीज़ें पढ़ी एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। इसमें टेलेक्स और फैक्ट्स से रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। ये चीज़ याद रखना, भगवान दास गिरधारीलाल वाला केस, इसको इन डेप्थ हम पढ़ेंगे जब हम बाय पोस्ट पढ़ाएंगे तब, कि कैसे क्या चीज़ उसमें बोली गई थी क्या नहीं। बट अभी ये चीज़ समझ में आए कि जो हमने पोस्ट वाली चीज़ पढ़ी थी यहाँ पर, हमने 3 चीज़ों में इसको डिवाइड करा था। एक था हमारा बाय पोस्ट, एक था हमारा बाय टेलीफोन अगर हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तब, और एक था हमारा बाय टेलेक्स जिसको हम फैक्स भी कहते हैं। इसको इसी कैटेगरी हमने अलग डाली थी, इन दोनों की कैटेगरी हमने सेम डाली थी लगभग, ठीक है। ये हमारा इसका फेमस केस कौन था इस पूरे कॉन्सेप्ट का, भगवान दास गिरधारीलाल वाला। ये चीज़ अभी सिर्फ ब्रीफली समझ रहे हैं, उसे हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। ये वाली चीज़ हम लोग सेक्शन 4-5 में डिटेल में पढ़ते हैं। ये चीज़ याद रखना कि जब हम ये एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट पढ़ते हैं तो ये ऑफरी के लिए अलग होता है और ऑफरर के लिए अलग होता है, इनकी पोजीशंस बदल जाती हैं। किसके लिए कब एक्सेप्टेंस कब होता है, किस टाइम पर होता है, सिर्फ ये पढ़ेंगे हम। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी ये टेलीफोन और फैक्स वाली चीज़ है, ये हमने पढ़ लिया कि किस पोजीशन के अंदर आपकी आती है, इसे हम कब कहेंगे। टेलीफोन कब होगा, जैसे कि हम फेस टू फेस बात कर रहे हो उस कैटेगरी में इसको डालेंगे, कि एक्सेप्टेंस जब हम फेस टू फेस करते हैं उस कैटेगरी में डाला। फैक्ट्स को भी लगभग हम लोग सेम ही फॉर्म में रखेंगे जो नॉर्मल रूल अप्लाई होता है, नॉर्मल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि फेस टू फेस में अप्लाई होता था, ठीक है। तो ये आज की क्लास हम इतना ही करेंगे, आगे बहुत डिटेल टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी टेक्निकल, दैट्स व्हाई आई मेड इट शॉर्ट, अदरवाइज बहुत गशपश हो जाता। दोनों कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत ज़रूरी है उस समय 4-5 को। रिवोक कब होगा और एक्सेप्टेंस कब होगा, वैसे किसी को आइडिया कब होता है? सेक्शन 4 में क्या कहा गया? कम्युनिकेशन। रिवोकेशन तो 5 में सर, दोनों की पोजीशंस अलग अलग होती हैं, सिर्फ ये वाली चीज़ समझनी इस समय ज़रूरी है। बाय पोस्ट में तभी ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, ये दोनों सेम जगह और ये चीज़ अलग। यहाँ पे हम लोग पोजीशंस अलग अलग करते हैं, क्या कि जो ऑफरर है इसके पार्ट में कम्युनिकेशन कब हुआ और ऑफरी जो है इसके पार्ट पे कब हुआ, दोनों की पोजीशन पर अलग। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। हमें ऑफ़र की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जैसे उसके नॉलेज में आएगा तभी तो पता चलेगा ऑफ़र के बारे में।
प्रॉब्लम अराइज होती है यहाँ पे, तो पोस्ट में आ जाती है। कब वो लेटर पोस्ट करेगा, खत आपका पोस्ट ऑफिस गया और कब नहीं गया, कब पहुँचा नहीं पहुँचा, तब क्या हुआ, ठीक है। तो ऑल फॉर द डे ये हम काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो इट इज़ डन, योर एक्सेप्टेंस पार्ट इज़ होल डन, सिर्फ इसमें 4-5 का ही कॉन्सेप्ट रह गया लगभग, ठीक है। सो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।